हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। आज हम लोग 6 सितंबर को मॉर्निंग सेशन में जो जेईई मेन का पेपर हुआ था उसका फिजिक्स का सेक्शन डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, अ सैटेलाइट is in an elliptical orbit around a planet P. It is observed that the velocity of the satellite when it is farthest from the planet is 6 times less than when it is closest to the planet. The ratio of distances between the satellite and the planet at the closest and farthest point is. So यहाँ पर planet है, satellite है और एक planet P के अराउंड वो elliptical orbit में इस तरह से revolve कर रहा है। सो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि सैटेलाइट जब सबसे दूर है, से यहाँ पर वेलोसिटी हम ले लेते हैं v1, और जब सबसे पास में है सो यहाँ पर ले लेते हैं वेलोसिटी v2। सो जो फारदेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी है वो नियरेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी से 6 टाइम्स कम है। सो दिस v1 इज़ 6 टाइम्स लेस देन v2, इस तरह से दिया हुआ है। सो हमें कैलकुलेट करना है कि डिस्टेंसेस का रेशियो क्या होगा। इस डिस्टेंस को ले लेते हैं r2 और ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी r1। सो रेशियो हमें कैलकुलेट करना है क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट, मतलब हमें निकालना है r2 अपॉन r1, ये कैलकुलेट करना है, इस चीज़ को हमें कैलकुलेट करना है। ओके, अब यहाँ पर जो मोशन हो रही है दैट इज़ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल फोर्सेज एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। सो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन अगर हम अप्लाई करें, से जो सैटेलाइट है उसका मास स्मॉल m है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर m v1 r1। अब यहाँ पर फारदेस्ट और नियरेस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी वेक्टर्स होते हैं वो जो पोजीशन वेक्टर होगा उससे 90 डिग्री एंगल पर होंगे। सो सिंपली एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा m v r। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे हम m v1 r1 इज इक्वल टू, सेम केस इज हियर, r और v के बीच में 90 डिग्री एंगल है। सो यहाँ पर हो जाएगा m v2 r2। सो m दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। r2 अपॉन r1 की वैल्यू जो होगी यहाँ से दैट विल बी v1 अपॉन v2, एंड v1 अपॉन v2 अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 1/6। सो r2 अपॉन r1 का जो रेशियो है दैट इज़ 1:6, एंड ऑप्शन अगर आप देखिए सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फॉर द गिवन इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म द आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म अक्रॉस द कैपेसिटर इज करेक्टली डिपिक्टेड बाय। सो इस तरह से ये हमें एक R और C कंपोनेंट्स है, एंड उसके अक्रॉस इस तरह का एक डिजिटल सिग्नल हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा इनपुट वेव फॉर्म है, और आउटपुट वेव फॉर्म क्या होगा, दैट मीन्स जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस वोल्टेज टाइम के साथ वेरी करेगा। उसके लिए हमें 4 यहाँ पे ग्राफ्स दिए हुए हैं, एंड वी हैव टू चूज़ द एप्रोप्रिएट वन। ओके, अब इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं कि इस तरह का जो सिग्नल है ये 0 वोल्टेज को इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो 5 है। तो एक तरह का ये डीसी सिग्नल है, स्विच ऑन स्विच ऑफ होगा। सो जब तक ये सिग्नल है, अच्छा यहाँ पर जो इंटरवल्स हैं सिग्नल चेंज होने के वो 5 माइक्रोसेकंड 5 माइक्रोसेकंड है। तो 5 माइक्रोसेकंड तक एक कांस्टेंट 5 वोल्ट की सप्लाई है, फिर उसके बाद वो स्विच ऑफ हो जाएगा, 0 वोल्ट की सप्लाई है, एंड देन फिर 5 माइक्रोसेकंड के बाद फिर से वो स्विच ऑन हो जाएगा और कांस्टेंट 5 वोल्ट की सप्लाई होगी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये हमारा जो सर्किट है ये एक्चुअली एक RC सर्किट हो जाएगा विथ DC सोर्स। तो एक बार हमारा कैपेसिटर जब ये 5 वोल्ट होगा इनपुट, तो कैपेसिटर चार्ज होगा, और इनपुट जब 0 हो जाएगा तो कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। सो अब इसी RC सर्किट में कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कैसे वेरी करेगा फॉर दिस इनपुट वेव फ्रंट, यही हमें कैलकुलेट करना है। सो अगर हम इसकी चार्जिंग का केस देखें, सो चार्जिंग जब कैपेसिटर की होती है तो इस पे जो चार्ज वेरिएशन होता है टाइम के साथ दैट इज इक्वल टू Q0 इंटू 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ, ये होता है। जहाँ पे टॉ क्या होता है, ये होता है टाइम कांस्टेंट विच इज इक्वल टू R इंटू सी। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, इस टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, इसे हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। सो R की वैल्यू है 10 टू द पावर +3, और जो कैपेसिटर हमारा वो 10 नैनो फैरड। सो अगर 10 को भी एक साथ कर ले तो 10 टू द पावर -8 हो जाएगा, ये 10 टू द पावर -8। सो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है 10 टू द पावर
-5 सेकेंड. दिस इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस RC सर्किट. ओके, सो 5 सेकेंड तक ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है. अब इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे वेरी करेगा वो हमें पता करना है. सो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होता है Q/C. सो इसके अक्रॉस हम वोल्टेज वेरिएशन अगर देखेंगे सो वो हो जाएगा Q/C, दैट मीन्स दिस डिवाइडेड बाई C. सो उसको हम लिख सकते हैं Q0 डिवाइडेड बाई C इंटू 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस t अपॉन τ. ये हो जाएगा. एंड ये है वो वोल्टेज जो फाइनली उस पर इस्टेब्लिश्ड होगा. एंड फाइनली कितना इस्टेब्लिश होगा? जितना इनपुट है. सो फाइनली उस पर अगर कांस्टेंट 5 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है सो फाइनली उस पर 5 वोल्ट होना है. ठीक, तो इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 5 इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी अपॉन τ. ओके, अब हम यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि 5 माइक्रो सेकेंड के बाद इस पर कितना वोल्टेज डेवलप हो चुका है. ओके, अच्छा एक चीज़ और यहाँ ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. सो लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आफ्टर 5 सेकेंड, सॉरी आफ्टर 5 माइक्रो सेकेंड. सो एट t इज इक्वल टू 5 माइक्रो सेकेंड, Vc इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस 5 माइक्रो सेकेंड हम कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई टाइम कॉन्स्टेंट विच इज़ 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5. ओके, अब इसको अगर हम ध्यान से देखें सो ऊपर पावर माइनस 1 ये बचेगी. सो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 0.5. 0.5 मीन्स हाफ. सो पावर माइनस हाफ है, दैट मीन्स दिस इज 1 ओवर अंडर रूट ई हो जाएगा. सो 5 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ई, इस तरह से लिख सकते हैं इसको. एंड इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें, ई की वैल्यू 2.71 एंड इन सबको हम कैलकुलेट करें सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.97 वोल्ट. सो अप्रॉक्सीमेटली ये 2 वोल्ट हो जाएगा. सो 5 माइक्रो सेकेंड के बाद जब तक ये सिग्नल है, जब तक इनपुट हमारा हाई है, देन कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो चुका है? 2 वोल्ट. अब उसके बाद इनपुट हमारा लो होना है, तो उसके बाद फिर कैपेसिटर क्या होना? डिस्चार्ज होना है. सो आफ्टर 5 सेकेंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, या आउटपुट में वोल्टेज जो हमें आउटपुट में जो वोल्टेज की वैल्यू होगी दैट इज़ 2 वोल्ट. अब उसके बाद कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है. सो डिस्चार्जिंग के केस में जो चार्ज वेरिएशन होता है, for discharging the charge variation is equal to Q naught into e raised to the power minus t upon tau c. ये होगा. ओके, एंड वो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम कैसे लिखेंगे? Q naught बाई C e raised to the power minus t upon tau. ये हो जाएगा. एंड यहाँ पर ये वो वोल्टेज होता है जब जिस वोल्टेज से कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है. जब हम उसको कैपेसिटर और रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे देन जो इनिशियल वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस वो ये वोल्टेज होता है. सो हमें मालूम है कि इनिशियल कितना है? 2 वोल्ट तक कैपेसिटर चार्ज हो चुका है. सो दिस वैल्यू इज़ 2 एंड देन ई रेज़ टू द पावर माइनस टी अपॉन τ. ये हो जाएगा. दिस इज वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग. एंड डिस्चार्जिंग भी 5 माइक्रो सेकेंड तक हो रही है. तो 5 माइक्रो सेकेंड के बाद वो डिस्चार्ज होकर उस पर वोल्टेज कितना रह जाएगा ये हम कैलकुलेट कर लें. सो आफ्टर 5 माइक्रो सेकेंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज 2 एंड अगेन ई की पावर क्या आनी है? माइनस हाफ आनी है. दैट मीन्स कि इस पूरी वैल्यू को हम लिख सकते हैं 2 अपॉन अंडर रूट ई. एंड इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे सो इसकी वैल्यू आएगी 1.213 वोल्ट. ठीक, सो इसका मतलब कि जब तक 0 वोल्ट सप्लाई आ रही है तब तक वोल्टेज 2 से घटकर 1.213 हो जाएगा. ओके, 0 नहीं होगा. अब इसके बाद से फिर से हाई इनपुट आ जाएगा, +5 वोल्ट की सप्लाई आ जाएगी. तो उसके बाद क्या होगा? अब कैपेसिटर फर्दर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा. सो एक चीज़ और कैलकुलेशन कर लेते हैं कि फर्दर 5 माइक्रो सेकेंड के बाद कितना वोल्टेज उस पर डेवलप होगा. ऑलरेडी इतना वोल्टेज है. ओके, डिस्चार्ज होने के बाद अभी इतना वोल्टेज बचा हुआ, अब इसी वोल्टेज से फिर आगे वो चार्ज होगा. ओके, सो लेट अस कैलकुलेट अगेन. जब उस पर कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही तो उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? V नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी अपॉन τ c. ये हो जाएगा. अब इसमें हमें ये बात ध्यान रखनी है कि इनपुट जो अप्लाई हम कर रहे हैं तो वोल्टेज यहाँ से बढ़ेगा. यहाँ से बढ़ के कहाँ तक होना? 5 तक होना है.
इसका मतलब उसकी जो चार्जिंग हो रही है वो यहाँ से लेके 5 तक हो रही है, तो ये वाला वोल्टेज जो मैक्सिमम उस पर होगा वो हो जाएगा 5 माइनस दिस वैल्यू। ओके, सो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 5 माइनस 1.213 एंड देन 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ, ये हो जाएगा। ओके, सो इसको अगर हम कैलकुलेट करें सो ये आएगा 3.97 एंड 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ एंड एट टी इज इक्वल टू 5 माइक्रोसेकेंड, 5 माइक्रोसेकेंड तक फिर ये चार्ज होगा। सो फॉर टी इज इक्वल टू 5 माइक्रोसेकेंड जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है उसकी वैल्यू आएगी 3.97 इंटू 1 माइनस, अगेन ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ई, एंड इन सबको अगर हम कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आएगी 1.49। ठीक है, सो 1.49 एडिशनल वोल्टेज आया उस पर, और पहले से ही उस पर कितना वोल्टेज था 1.213। सो अब इस टाइम पर दूसरी बार जब वो चार्ज हुआ है तब उस पर जो टोटल वोल्टेज होगा वो हो जाएगा 1.49 प्लस 1.213 दैट इज 2.71, ये हो जाएगा 2.71 वोल्ट। सो 3 वोल्ट के आसपास ये वोल्टेज है। सो इस तरह से हो रहा है। हमने यहाँ पर जो इनपुट सिग्नल लिया हुआ है, सो इस वाले सिग्नल के लिए कैपेसिटर चार्ज होगा 5 माइक्रोसेकेंड तक और उसके अक्रॉस वोल्टेज 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद इस 5 माइक्रोसेकेंड की ड्यूरेशन में वो डिस्चार्ज होगा और डिस्चार्ज होने के बाद उसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा 1.213 एंड फिर उसके बाद कैपेसिटर फिर चार्ज होगा और फाइनली दैट मीन्स 15 माइक्रोसेकेंड के बाद उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट विल बी 2.71, अब या अप्रॉक्सीमेटली 3 वोल्ट। सो ये सारी कैलकुलेशन हमें बता रही कि उसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे वेरी करेगा। फर्दर जो वेरिएशन का ग्राफ होगा वो क्या होना है, एक्सपोनेंशियल होना है। सो इन सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए अगर हम ऑप्शंस देखें ना, ऑप्शंस अगर आप देखिए सो ऑप्शन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि पहली बार चार्ज होने के बाद जब डिस्चार्जिंग हो रही है तो वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस 0 हो जा रहा है, दैट इज नॉट द केस। सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि 5 माइक्रोसेकेंड के बाद उसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं चेंज हो रहा, 2 पर सैचुरेट हो जा रहा है, वो भी करेक्ट नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में भी वही हो रहा है कि पहली बार चार्ज होने के बाद डिस्चार्जिंग जब हो रही है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज एक तो लीनियरली घट रहा है, दूसरा घट के 0 हो जा रहा है। सो ये भी पॉसिबल नहीं है। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो होगा वो हमारा फर्स्ट वन होगा कि पहली बार चार्जिंग होगी उसके बाद वो डिस्चार्ज होगा लेकिन उसके अक्रॉस वोल्टेज घट के 0 नहीं होगा, फिर वहाँ से उसका वोल्टेज बढ़ेगा एंड दूसरी बार जब चार्जिंग होगी दैट इज 15 माइक्रोसेकेंड पर उसके अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो होगा नियरली 3 वोल्ट। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हम क्वालिटेटिवली भी कर सकते हैं, ये तो काफ़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर क्वालिटेटिवली हम इसको इसमें से ग्राफ चूज करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हमें मालूम है कि इसका टाइम कॉन्स्टेंट 10⁻⁻5 सेकेंड है और चार्जिंग के केस में डिस्चार्जिंग के केस में इसको हम देखें, डिस्चार्जिंग के केस में जो वोल्टेज है वो इस तरह से डिक्रीज कर रहा है। तो वन टाइम कांस्टेंट जो होता है आरसी सर्किट में हम करते हैं, वन टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है डिस्चार्जिंग के केस में जब 67% डिस्चार्जिंग हो जाती है। दैट मीन्स वन टाइम कांस्टेंट के बाद जो वोल्टेज होगा वो इनिशियल वोल्टेज का 67% रह जाएगा, 0 नहीं होगा। ओके, आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। तो हमें यहाँ पर जो डिस्चार्जिंग कैलकुलेट करनी है वो 5 माइक्रोसेकेंड के बाद कैलकुलेट करनी है एंड 5 माइक्रोसेकेंड इज लेस देन द टाइम कांस्टेंट 10⁻⁻5। ओके, ये है 10⁻⁻6, सो दैट इज अ स्मॉलर इंटरवल देन द टाइम कांस्टेंट। ओके, सो इसी इंफॉर्मेशन से हम ये बता सकते हैं कि जब डिस्चार्जिंग होगी तो उसके अक्रॉस वोल्टेज 0 नहीं होगा बल्कि देयर विल बी सम नॉन जीरो पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर ओके आफ्टर 10 माइक्रोसेकेंड, देन उसके बाद फिर वहाँ से वो चार्ज होगा। सो सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से भी हम ये बता सकते थे कि जो चारों दिए हुए ग्राफ उसमें से द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन इज द फर्स्ट वन। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, चार्जेस Q1 and Q2 are at points A and B of a right angle triangle OAB. See figure. The resultant electric field at point O is perpendicular to the hypotenuse. Then Q1 upon Q2 is proportional to.
ओके, सो इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इन दोनों कॉर्नर्स पे Q1 एंड Q2 रखे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस हाइपोटेन्यूज के परपेंडिकुलर है। ओके, सो दोनों ही हमारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, लेट्स कॉल इट E1, और इस वाले चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, लेट्स कॉल इट E2। एंड देन क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस हाइपोटेन्यूज के परपेंडिकुलर है। ओके, सो ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया, और अगर ये एंगल थीटा है, सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, एंड ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, दिस इज 90, सो दिस एंगल इज अगेन थीटा। ओके, सो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इस थीटा का tan अगर हम लिखेंगे सो वो हो जाएगा E2 अपॉन E1, सो tan थीटा हियर इट इज E2 अपॉन E1, और यहाँ पर जो थीटा है उसके लिए tan लिखेंगे तो वो हो जाएगा x1 अपॉन x2, सो अगेन और फर्दर tan थीटा इज इक्वल टू x1 अपॉन x2, दैट मीन्स E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू x1 अपॉन x2, एंड E1 E2 की वैल्यूज अगर हम रखें सो E2 क्या हो जाएगा K Q2 अपॉन E2 के लिए डिस्टेंस x2 है, सो अपॉन x2 स्क्वायर, एंड E2 से डिवाइड करेंगे सो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन K Q1 इज इक्वल टू x1 अपॉन x2, ये हो जाएगा। सो एक x1 ये कैंसिल हो गया, एक x2 ये कैंसिल हो गया, देन Q2 अपॉन Q1 की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी x2 अपॉन x1, और हमें ऑप्शन क्वेश्चन में Q1 अपॉन Q2 कैलकुलेट करना है, सो Q1 अपॉन Q2 विल बी x1 अपॉन x2, ये हो जाएगा। सो ऑप्शन अगर हम देखें सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, a screw gauge has 50 divisions on its circular scale. The circular scale is 4 units ahead of the pitch scale marking prior to use. Upon one complete rotation of the circular scale, a displacement of 0.5 millimeter is noticed on the pitch scale. The nature of zero error involved and the least count of the screw gauge are respectively. ओके, सो यहाँ पर एक रोटेशन जब हम कर रहे हैं तो जो स्केल है वो 0.5 मिलीमीटर एडवांस कर रही है, दैट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ पिच। सो यहाँ पर जो लीस्ट काउंट होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स। ओके, नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स ये हो जाएगा। सो पिच एक रोटेशन में वो कितना आगे जा रहा है 0.5 मिलीमीटर अपॉन टोटल डिवीजन सर्कुलर स्केल पर 50 हैं। सो इसको अगर आप कैलकुलेट करिए सो ये आ जाएगा 10 raised to the power -5 मीटर, दैट मीन्स 10 माइक्रोमीटर। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, एंड इनिशियली जो सर्कुलर स्केल है वो 4 यूनिट अहेड है, दैट मीन्स जो जीरो एरर होगी दैट विल बी पॉजिटिव। सो ऑप्शन अगर आप देखिए सो ऑप्शन नंबर 2, ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, an object of mass small m is suspended at the end of a massless wire of length capital L and area of cross section capital A. Young's modulus of the material of wire is capital Y. If the mass is pulled down slightly, its frequency of oscillation along the vertical direction is. So इस तरह से एक massless metallic wire है और उससे हमने एक मास सस्पेंड कर रखा है और इसको हल्का सा नीचे खींच के छोड़ देंगे तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या है, दैट मीन्स यहाँ पर इसकी जो रिजिडिटी है, जो इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी है, अगर उसको हम कंसीडर करें तो इट विल बिहेव लाइक अ स्प्रिंग। ओके, और यंग्स मॉडुलस वायर्स का या वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसके लिए यंग्स मॉडुलस हम लिखते हैं FL अपॉन A डेल्टा L। फोर्स या लोड जो उसके ऊपर है इनटू उसकी ओरिजिनल लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया और डिस्प्लेस करने पर, लोड अप्लाई करने पर जो उसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। सो यहाँ से लोड या फोर्स जो उस पर लग रहा है उसको अगर हम लिखें सो ये हो जाएगा YA अपॉन कैपिटल L इनटू डेल्टा L, ये हो जाएगा। और इसको अगर हम जो स्प्रिंग फोर्स होता है वैल्यू अगर हम देखें सो स्प्रिंग फोर्स जो होता है उससे कंपेयर करें, सो दिस इज द फोर्स इन द स्प्रिंग,
ये है स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट, देन दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट। सो उसी तरह से इसका अगर हम कंपेयर करें तो ये इफेक्टिवली स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह से बिहेव कर रहा है। सो दिस क्वांटिटी इज द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, और स्प्रिंग कांस्टेंट अगर हमें दिया हुआ है और उससे स्प्रिंग से हमने m मास सस्पेंड कर रखा और वहाँ पर ऑसिलेशन हो रहा है, तो जो टाइम पीरियड होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k, ये होता है हमारा टाइम पीरियड। सो k की जगह पर हम ये इस्तेमाल करके अगर लिखें तो इसके लिए टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, k इज दिस ya अपॉन l, सो ya अपॉन l, ये हुआ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। एंड हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो वो सिंपली इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी, दैट इज 1/2 पाई अंडर रूट ya upon ml. So this will be the frequency of oscillation when we pull down this mass and release it. So options अगर हम देखें, so okay, option number 1 is the correct answer. Next question हमारा है a particle of charge small q and mass small m is moving with a velocity minus vi cap towards a large screen placed in in yz plane at a distance small d. If there is a magnetic field B naught k cap, the minimum value of v for which the particle will not hit the screen is. So हमें दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव z एक्सिस में है। सो इस तरह से हमने x y z एक्सिस लिया है। मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द बोर्ड है और x एक्सिस पर नेगेटिव x एक्सिस की तरफ एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है v स्पीड से, और वो ये जो प्लेन है, ये स्क्रीन जो है ये yz प्लेन में रखी हुई है, yz प्लेन में ये स्क्रीन रखी हुई है। तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए ताकि वो उस स्क्रीन को हिट ना करे, एंड इनिशियल उसकी जो डिस्टेंस है स्क्रीन से दैट इज इक्वल टू d। ओके, सो अब यहाँ पर क्वेश्चन में वो मिनिमम पूछा है, बट इट शुड बी मैक्सिमम, उसको होना चाहिए कि मैक्सिमम किस स्पीड से चले कि वो हिट ना करे। मिनिमम तो कुछ भी हो सकती है, कम से कम मतलब 0 से थोड़ी भी ज़्यादा होगी तो वो उसको हिट नहीं करेगा। ओके, सो लेट अस कैलकुलेट। अब उसकी कंडीशन क्या होगी यहाँ पर। सो इसका अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड डायग्राम देखें, सो जो XZ प्लेन है उसको इस तरह से उसका प्रोजेक्शन देख लें, ये लाइन है और यहाँ से ये पार्टिकल चल रहा है v स्पीड से, थोड़ा और पास में बना लेते हैं, यहाँ से ये पार्टिकल v स्पीड से चल रहा है, वो उसको हिट ना करे। हमें मालूम है कि जब कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है, यहाँ पर फील्ड बाहर की तरफ है और वेलोसिटी x एक्सिस पर है, सो वेलोसिटी और फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है। सो उस कंडीशन में वो एक सर्कल में मूव करेगा। सो उसको इस तरह से मूव करना चाहिए कि यहाँ से जो ये d डिस्टेंस है वो उसके सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो वो जस्ट स्क्रीन तक पहुँचेगा एंड देन डिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ निकल जाएगा। सो दिस इज़ द कंडीशन कि यहाँ पर जो उसका सर्कल होगा उसकी रेडियस d के इक्वल होनी चाहिए। ओके, एंड वी नो जब कोई पार्टिकल सर्कल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसकी सर्कल की रेडियस क्या होती है, mv/qb। दिस शुड बी इक्वल टू d। सो यहाँ से हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, वो हो जाएगा qb इंटू d/m। सो दिस कैन बी द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर द पार्टिकल टू नॉट हिट द स्क्रीन। ओके, ये होगा। सो ऑप्शन अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एन इंसेक्ट इज एट द बॉटम ऑफ अ हेमिस्फेरिकल डिच of radius 1 meter. It crawls up the ditch but starts slipping after it is at a height small h from the bottom. If the coefficient of friction between the ground and the insect is 0.75, then h is, g की वैल्यू हमें 10 यूज़ करना है। ओके, सो इस तरह से डिच कह लें, ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है और उस पर एक इंसेक्ट क्रॉल करके ऊपर जा रहा है। देन जब वो बॉटम से h हाइट पर पहुंच रहा है, when it is at h height from the bottom, तब वो स्लिप कर जा रहा है। इसका मतलब कि इस हाइट पर या इस पॉइंट पर जो उस पर फ्रिक्शन लग रहा है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है और वो वहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है, जो
फ्रिक्शन है वो सफिशिएंट नहीं है उसको वहाँ पर स्लिप करने से रोकने के लिए। सो वी कैन टेक द लिमिटिंग केस जहाँ पर एफ एस मैक्स वर्क कर रहा है। सो इसमें थोड़ा सा हम फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो इसका जो वेट है वो एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड इस तरह से हो जाएगा और जो इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो इस तरह से होगा। एंड सिंस यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान देने का है कि ये जो इंसेक्ट है ये क्रॉल करके ऊपर चढ़ रहा है, तो जैसे हम सरफेस पे जब चलते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स हमें चलने में सपोर्ट करता है। दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है जिधर हम चलते हैं। हम पैर से सरफेस को पीछे की तरफ धकेलते हैं, देन सरफेस हमें आगे की तरफ धकेलता है फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करके। सो उसी तरह से यहाँ पर ये जो इंसेक्ट है वो क्रॉल करके ऊपर चढ़ रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और ये क्या है, लिमिटिंग कंडीशन है, सो हम इसको लेंगे एफ एस मैक्स। एंड अब यहाँ पर अगर हम फोर्सेस को रिजॉल्व करें, सो हमने ये ले रखा है कि इंसेक्ट जो है ये इस पर एफ एस मैक्स या लिमिटिंग कंडीशन तब आ रही है जब उसको ज्वाइन करने वाली जो रेडियस है वो वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है। सो इसको अगर हम देखें सो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, देन इधर जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा एम जी कॉस थीटा और इस तरफ जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा एम जी साइन थीटा। Okay, so for limiting condition mg sin theta is equal to this frictional force और इसको हम क्या लिखते हैं, म्यू n लिखते हैं और n की वैल्यू हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, mg cos theta। so हम क्या लिख सकते हैं, mg sin theta is equal to this maximum friction which is equal to mu n and n is equal to this। so simply हम क्या लिखेंगे, mu mg cos थीटा। तो एक तरह से ये जैसे इंक्लाइन प्लेन पर एंगल ऑफ रिपोज की हम बात करते हैं उसी तरह का ये केस हो जाएगा। सो यहाँ से एम जी दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस इज टेन थीटा, दिस इज इक्वल टू म्यू और म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.75 विच इज इक्वल टू 3/4। सो अगर हम ट्राइंगल 3, 4, 5 जो होता है उसकी बात करें, सो टेन थीटा 3/4 है, दैट मीन्स थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 37 डिग्री हो जाएगी। ओके, सो फर्दर इसके लिए साइन कॉस जो भी लिखना होगा हम लिख सकते हैं। ओके, अब हमें यहाँ पर एंगल तो हमने ये पता कर लिया, फर्दर ये एच हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। सो दिस एंगल इज 37 डिग्री, ये वाली जो साइड हमारी होगी ये पूरी रेडियस है, सो ये हो गया r माइनस एच और ये भी पूरी चीज़ रेडियस है। सो यहाँ पर रेडियस हमें दे रखा है 1 मीटर रेडियस हमें दे रखा है। सो इन दोनों साइड्स को अगर हम इस्तेमाल करें तो ये हो जाएगा हमारा बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। हम क्या लिख सकते हैं, r माइनस एच अपॉन r इज इक्वल टू कॉस ऑफ ये है हमारा एंगल, सो कॉस 37 डिग्री ये हो जाएगा। एंड कॉस 37 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5। ओके, सो यहाँ से हम h के लिए इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें अगर तो ये हो जाएगा 5r माइनस 5 स्मॉल h इज इक्वल टू 4 कैपिटल R। ओके, एंड 5h को हम उस तरफ ले जाएं, सो 5h इज इक्वल टू 5r माइनस 4r इज सिंपली r, सो h इज इक्वल टू r अपॉन 5 ये आ जाएगा। और जो रेडियस है वो हमें दे रखा है 1 मीटर, सो दिस इज 1/5 और 0.2 मीटर। सो बॉटम से 0.2 मीटर की हाइट पर वो इंसेक्ट स्लिप कर जाएगा। एंड ऑप्शंस अगर हम देखें सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अ क्लॉक हैज़ a continuously moving seconds hand of 0.1 meter length. The average acceleration of the tip of the hand in units of meter per second square is of the order of. So यहाँ पर क्लॉक में जो सेकेंड हैंड होता है उसके टिप का एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। सो सेकेंड हैंड एक का टिप अगर हम देखें सो एक तरह की वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सो सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसको हम लिखते हैं v²/r या दैट इज रिटन एज r ओमेगा स्क्वायर। यस, v²/r या फिर v इक्वल टू r ओमेगा से हम इसको r ओमेगा स्क्वायर इस तरह से भी लिख सकते हैं। एंड ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल T।
ओके, where t is time period. So सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड 60 सेकेंड्स होता है. सो ओमेगा अगर हम कैलकुलेट करें, सो दिस इज 2 पाई अपॉन 60 और पाई ओवर 30 रेडियन पर सेकेंड. ये हो जाएगी एंगुलर स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड. सो यहाँ पर अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेडियस जो है वो उसकी जो लेंथ होगी सेकेंड हैंड की वही रेडियस है, वो यहाँ पे दे रखा है 1 मीटर, सॉरी 0.1 मीटर, एंड देन ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 30 स्क्वायर विच इज़ 900. इस तरह से हो जाएगा. और इसको अगर हम कैलकुलेट करें सो ये आएगा 0.001 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो क्वेश्चन में हमें पूछा है ऑर्डर. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड. सो ऑप्शन अगर आप देखें, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन द फिगर बिलो P and Q आर टू इक्वली इंटेंस कोहेरेंट सोर्सेज emitting radiation of wavelength 20 meter. The separation between P and Q is 5 meter and the phase of P is ahead of Q by 90 degree. A, B and C are three distant points of observation, each equidistant from the midpoint of PQ. The intensities of radiation at A, B, C will be in the ratio. So P and Q दो इक्वली इंटेंस कोहेरेंट सोर्सेज हैं. सो कोहेरेंट सोर्सेज क्या करते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरफेयर करके जो उनकी इंटेंसिटी होती है वो अलग अलग पॉइंट्स पर मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होती है. सो यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो हमें दे रखी है 20 मीटर और P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है, PQ डिस्टेंस ये है 5 मीटर. दैट मीन्स कि अगर हम वेवलेंथ के टर्म में लिखें सो वो हो जाएगा λ/4. और इस तरह से ये A, B, C तीन डिस्टेंट पॉइंट्स हैं एंड इन तीनों पर इंटेंसिटी क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है. सो इंटेंसिटी दो कोहेरेंट सोर्सेज जब सुपर इम्पोज करते हैं सो उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होती है दैट इज इक्वल टू I max cos स्क्वायर 5/2 ये होती है. ओके, ये है मैक्सिमम इंटेंसिटी जो ब्राइट फ्रिंज होती है 4I0. अगर दोनों की I0 है सो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है 4I0 एंड फाई इज द फेज डिफरेंस. ओके, सो इस फॉर्मूले से हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे. अब ज़रा देखते हैं कि फेज रिलेशनशिप ए पर, फेज रिलेशनशिप ही डिसाइड करेगी कि इंटेंसिटी क्या होगी. सो ए, बी एंड सी पर जो फेज रिलेशनशिप है वो कैसी है. अच्छा, एक चीज़ क्वेश्चन में क्या दे रखी है कि P ऑलरेडी Q से 90 डिग्री अहेड है. ओके, सो यहाँ पर रेडिएशन P से A तक और Q से A तक पहुँच रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू दिस PQ. ओके, Q पहले पहुँचेगा, P बाद में पहुँचेगा. सो इतना पाथ डिफरेंस है. अब इस पाथ डिफरेंस के करेस्पॉन्डिंग कितना फेज डिफरेंस क्रिएट होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स. ये होता है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस. सो ए पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है वो है λ/4. सो उसके करेस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस होगा दैट विल बी 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू λ/4. दिस इज इक्वल टू π/2. ठीक, सो इतने पाथ डिफरेंस की वजह से π/2 का फेज डिफरेंस और क्रिएट होगा. अब कैसे क्रिएट होगा, Q पहले पहुंच रहा है तो Q π/2 एंगल अहेड हो जाएगा और P ऑलरेडी π/2 एंगल अहेड है. इसका मतलब कि A पॉइंट्स पर दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा. जो भी इसके पास एडवांटेज था उस एडवांटेज को इसने मेकअप कर लिया, इसने ओवरकम कर लिया. ओके, सो एट A द फेज डिफरेंस इज 0. सो फेज डिफरेंस अगर 0 हो गया सो cos 0 इज 1 एंड इंटेंसिटी एट A इज मैक्सिमम. ओके, सो उसको हम इंडिविजुअल इंटेंसिटीज के टर्म में लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी एट A will be for I0 where I0 is the intensity of individual sources. ओके, तो ये तो हो गया A पर. दूसरी चीज़ B पर. अब B हम देखें तो क्या है, ये जो P एंड Q का मिड पॉइंट है वहाँ से ये लाइन पास हो रही है. तो B अगर हम पाथ रिलेशनशिप देखें तो B P से और Q से इक्वी डिस्टेंट है. ओके, सो P से B तक और Q से B तक कोई पाथ डिफरेंस नहीं है. सो कोई फर्दर कोई एडिशनल फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा
और एडिशनल फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, सो फेज डिफरेंस वही होगा जो इनिशियली था। सो बी पॉइंट के लिए फेज डिफरेंस क्या, वही जो इनिशियली था P का, दैट इज 90 डिग्री। सो यहाँ पर अगर हम 90 रखेंगे सो ये हो जाएगा 45। सो बी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी वो हो जाएगी 4I0 एंड कॉस स्क्वायर 45 डिग्री एंड cos 45 इज 1/√2, स्क्वायर करेंगे सो ये हो जाएगा हाफ। सो दिस इज सिंपली 2I0। बी पॉइंट पर ये हो गई इंटेंसिटी। नेक्स्ट सी पॉइंट पर देखते हैं क्या होगा। सो अब सी पॉइंट पर क्या है, अगेन पाथ डिफरेंस जो होगा वो क्यू के बराबर, पी क्यू के बराबर होगा। इतना एडिशनल पाथ डिफरेंस है सी पॉइंट के लिए, लेकिन इस बार पी पहले पहुंच रहा है, तो इस पाथ डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा कितना फेज डिफरेंस क्रिएट होगा, और P पहले पहुंचेगा तो P π/2 अहेड हो जाएगा, और ऑलरेडी वो π/2 अहेड है। सो टोटल वो CQ से कितना ऐड हो गया, पाई एंगल अहेड हो गया। ओके, सो सी पॉइंट पर जो टोटल फेज डिफरेंस है वो हो गया 180 डिग्री, एंड इस फॉर्मूले में अगर रखेंगे सो 180/2 इज 90 एंड cos 90 इज 0। सो सी पॉइंट विल बी अ मिनिमम। ओके, सो सी पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होनी है, 0 होनी है। अब हमें रेशियो बताना है। सो ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर अगर हम रेशियो कैलकुलेट करें सो 2:1:0 ये आ जाएगा। सो इंटेंसिटी का रेशियो ए पर, बी पर एंड सी पर दैट विल बी 2:1:0। ओके, एंड ऑप्शंस अगर आप देखिए सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, एन इलेक्ट्रॉन, a doubly ionized helium ion and a proton are having same kinetic energy. The relation between their respective de Broglie wavelengths, lambda electron, lambda helium and proton is. So यहाँ पर हमें ascending descending या relation क्या होगा इस तरह से बताना है। So de Broglie के according जो wavelength है matter wave से associated, that is written as H/P, where P is momentum, and इस momentum को हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं √2mk। अब क्वेश्चन में हमें दे रखे है कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, हीलियम की और प्रोटॉन की सबकी बराबर है। सो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी देखेंगे तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m या √m के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो अब हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है और डबली आयनाइज्ड हीलियम है। डबली आयनाइज्ड हीलियम मतलब फिर हीलियम का न्यूक्लियस हो गया, एंड हीलियम न्यूक्लियस में 4 न्यूक्लियॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। सो हीलियम, डबली आयनाइज्ड हीलियम हो गया और 1 प्रोटॉन हो गया। सो अब इसमें मास रिलेशनशिप अगर हम देखेंगे सो दिस इज द हैवीएस्ट, इसका मास सबसे ज़्यादा, इसमें 4 न्यूक्लियॉन्स हैं। उसके बाद मास प्रोटॉन का आएगा और सबसे लाइट पार्टिकल जो है वो है इलेक्ट्रॉन हमारा इन तीनों में। सो जिसका मास सबसे कम है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। सो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, एंड देन उसके बाद मास है प्रोटॉन का, सो फिर प्रोटॉन की वेवलेंथ, एंड देन सबसे कम वेवलेंथ जो होगी वो डबली आयनाइज्ड हीलियम की होगी इस तरह से। एंड ओके, सो इसी तरह से ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन विद वेलोसिटी 6 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड. It enters a region of uniform electric field of 300 volt per centimeter pointing along positive y direction. The magnitude and direction of the magnetic field set up in this region such that the electron keeps moving along x direction will be. So हमें इस तरह से दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है और पॉजिटिव वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो यहाँ पर हम कितनी मैग्नेटिक फील्ड और किस डायरेक्शन में सेटअप करें ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो अनडिफ्लेक्टेड इस रीजन से पास हो जाए. सो ये इलेक्ट्रॉन सेलेक्टर का प्रिंसिपल भी होता है, एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है. सो इलेक्ट्रॉन हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ये ओरिजिन पर ही ले लेते हैं. इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ओके पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है.
ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, इस तरफ है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा, नेगेटिव पार्टिकल है, सो इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा वो हो जाएगा डाउनवर्ड। सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब इस पर इसको अनडिफ्लेक्टेड पास होना, दैट मीन्स इस पर नेट फोर्स जीरो होना है। सो नेट फोर्स जीरो होने के लिए मैग्नेटिक फोर्स क्या होना चाहिए, इसके ऑपोजिट होना चाहिए। सो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो कि नेट फोर्स जो है वो हमारा अपवर्ड आए, पॉजिटिव वाई एक्सिस में आए। सो फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, इस तरह से होता है। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर हमारा क्या है, एक्स एक्सिस में है। सो एक्स की तरफ हमने फिंगर्स रखा है एंड फोर्स हमें किधर चाहिए, पॉजिटिव वाई में चाहिए, तो कुछ इस तरह से होगा। ओके, ये हो गया वेलोसिटी एंड पाम जो है ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगी, देन ये जो है ये हमारा फोर्स बताता है। सो क्यू वी क्रॉस बी इज पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक, दैट मीन्स कि हमें क्या पता चल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए वो अंदर की तरफ होनी चाहिए। बट एक बात यहाँ ये ध्यान रखनी है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो है नेगेटिव। सो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जब होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर होगा, हमारा फोर्स होगा। सो क्यू वी क्रॉस बी के हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर आ रही है, लेकिन चूंकि चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड किधर लेनी होगी, हमें बाहर की तरफ लेनी होगी। दैट मीन्स पॉजिटिव जेड एक्सिस में लेना होगा। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड जब पॉजिटिव जेड एक्सिस में होगी तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ओके, सो for the electron to move undeflected, the magnetic force and the electrical force should be equal. अब यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, ई वी बी, 90 डिग्री एंगल है वी और बी के बीच में, दिस इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू आ गया ई बाई बी, ये हो जाएगा। एंड सो हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू E अपॉन V, ये हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें दे रखा है 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर। सो ये हो जाएगा 300 इंटू 10 टू द पावर प्लस 2 वोल्ट पर मीटर, ये हो जाएगा। और स्पीड जो है वो हमें दे रखा है 6 इंटू 10 टू द पावर प्लस 6। सो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो जो आंसर आएगा दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यहाँ से हम कैंसिल कर लें, 1/2 आएगा एंड ऊपर पावर 4 है, ये ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा, सो ऊपर -2 बचेगी एंड 1/2 0.5, सो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला, ये आ जाएगा। और डायरेक्शन हमें क्या रखनी है, डायरेक्शन हमने देख लिया कि पॉजिटिव जेड एक्सिस में हमें रखना है। सो मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। एंड ऑप्शंस अगर आप देखिए, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, शोन इन द फिगर इज अ हॉलो आइसक्रीम कोन, इट इज ओपन एट द टॉप, if its mass is capital M, radius of its top is capital R and height is h, then its moment of inertia about its axis is। तो इस तरह से एक हॉलो कोन है और ये बॉटम या टॉप जो भी कह लें यहाँ पर ओपन है। देन इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसमें एक एलिमेंट लेंगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर उसको अंडर प्रॉपर लिमिट्स इंटीग्रेट कर देंगे। सो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम पहले से कर लेते हैं कि कोन का जो सरफेस एरिया होता है दैट इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू पाई आर इन टू एल। ओके, एल यहाँ पर ये जो स्लैंट हाइट होती है, ये वाली जो लेंथ है वो L है, ये हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में R और H दे रखा है। ठीक है, सो इसको फिलहाल L रहने देते हैं, बाद में हम उसको L को R और H में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, एंड यहाँ पर जो लीनियर मास, एरियल मास डेंसिटी होगी, मास पर यूनिट एरिया, उसको भी लिख लेते हैं, उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। सो मास पर यूनिट एरिया हो जाएगा M अपॉन पाई R इंटू L, इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक एलिमेंट चूज़ कर लेते हैं, से ये हमारा है रेफरेंस पॉइंट, यहाँ से हम डिस्टेंसेस ले रहे हैं। सो यहाँ से किसी पर्टिकुलर हाइट पर एक इस तरह का एलिमेंट हम लेंगे। अब कोन पर इस तरह का एलिमेंट हम कट करेंगे तो वो एक रिंग की तरह से होगा।
ओके, सो हमने क्या किया है, यहाँ से ये जो स्लैंट डिस्टेंस है, यहाँ से स्मॉल एल डिस्टेंस पर इसी कंटिन्यूएशन में dl थिकनेस की एक dl थिकनेस का एक एलिमेंट चूज किया है। सो इस तरह से हमने एक एलिमेंट चूज किया है इस कोन पर, एंड दैट एलिमेंट विल बी लाइक अ रिंग। ओके, सो यहाँ से l डिस्टेंस पर उसी कंटिन्यूएशन में dl थिकनेस की हमने जो है वो एक एलिमेंट या रिंग चूज किया है। सो अब यहाँ पर अगर हम देखें, सो ये हो जाएगी हमारी जो एलिमेंट हमने चूज किया है उसकी रेडियस हो जाएगी, लेट्स से दिस इज स्मॉल r। अब यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक तो ये छोटा वाला ट्राइंगल है और एक बड़ा वाला ये ट्राइंगल है। सो दोनों में ये वाला एंगल जो एपेक्स हाफ एंगल है वो कॉमन है। फर्दर ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, सो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो इस तरह से ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हुए। देन सिमिलर ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो क्या होना है, इक्वल होना है। सो दिस लेंथ अपॉन दिस कैपिटल L, so small l upon capital L has to be equal to small r upon capital R, ये हो जाएगा। ठीक है, इस रिलेशन को भी हम आगे इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो एलिमेंट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो अब ये रिंग की तरह से पहले इसका मास निकालेंगे एंड देन mr स्क्वायर कर देंगे, सो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। सो जो हमारा एलिमेंट है उसका मास क्या हो जाएगा, सो मास ऑफ एलिमेंट दैट इज dm, ये हो जाएगा। एंड मास पर यूनिट एरिया ये हमने लिख रखा है यहाँ पर m अपॉन पाई r इंटू एल, एंड देन उसका एरिया। ठीक है, सो एरिया हम कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पर जो उसका सरकमफ्रेंस है दैट इज 2 पाई r इंटू उसकी थिकनेस दैट इज dl, इस तरह से हो जाएगा। सो 2 पाई स्मॉल r इंटू dl, इस तरह से कर लेंगे। सो ये हो गया हमारा जो एलिमेंट है उसका मास। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई पाई ये कैंसिल हो जाएगा, दिस बिकम्स 2m अपॉन r इंटू कैपिटल L एंड देन स्मॉल r इंटू dl, ये आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम इस dl को रिप्लेस करेंगे। सो यहाँ से अगर हम देखें, सो l इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, l इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं l अपॉन कैपिटल R इंटू स्मॉल r। ठीक, अब हमें चाहिए dl, सो दोनों तरफ अगर हम डिफरेंशियल अप्लाई करें, सो dl इज इक्वल टू l अपॉन r, l और r कांस्टेंट है, दिस विल बी इक्वल टू l अपॉन r इंटू dr, ये हो जाएगा। सो यहाँ से हम dl को, बिकॉज हमारे लिए r भी वेरिएबल है और l भी वेरिएबल है, सो हमें एक ही वेरिएबल रखना है, इसलिए dl को हम रिप्लेस करेंगे। सो अब क्या हो गया, नाउ द मास ऑफ द एलिमेंट इज 2m upon r into L and then small r into dl which is equal to L over r and further dr भी यहाँ पर हो जाएगा। ओके, सो L और L यहाँ से हम देख रहे हैं ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो क्या बचा हमारे पास, 2m upon this r square into small r dr, ये हुआ मास ऑफ द एलिमेंट ऑन द कोन। सो ये हमने जो एलिमेंट है उसका मास कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट डी आई, इसको लिख लें, क्या हो जाएगा, एलिमेंट हमारा रिंग जैसा है, सो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा dm इंटू आर स्क्वायर। एंड dm हमने क्या कैलकुलेट किया है यहाँ पर, 2m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इंटू ओके इंटू r dr एंड फर्दर एक r स्क्वायर है। सो ये फाइनली हो गया 2m अपॉन r स्क्वायर इंटू r क्यूब dr, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट। अब हमें पूरे कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कोन I will be integration 2m upon capital R square into small r cube dr, ये हो जाएगा। और इसको हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, सो डायग्राम में हम देखें जो रेडियस है वो 0 से लेकर कैपिटल R तक वेरी कर रही है, फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। ओके, 2m अपॉन r स्क्वायर ये हमने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन r टू द पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा।
ठीक। और हमें 0 से r के बीच में करना है, तो जब हम लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर कैपिटल R आ जाएगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ बचा r पावर 2 और ये हो जाएगा 2। सो फाइनली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो कोन कम्स आउट टू बी mr² अपॉन 2। ये हुआ। सो ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ओके, सो ये रहा 6 सितंबर को मॉर्निंग सेशन में जो पेपर हुआ था उसका फर्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी।